प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए विश्व जनसंख्या अध्याय को पढ़ रहे थे और लास्ट हमने जनसंख्या घनत्व विश्व स्तर पर हमारी चर्चा हुई थी। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और कौन से ऐसे रीजन हैं जहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। लास्ट में हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम या बिल्कुल भी नहीं पाए जाने वाले स्थान जो कि शीतल प्रदेश, ठंडे रीजन होते हैं या शुष्क क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं या सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमारी चर्चा हुई थी जब हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण में भी हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो चाहे जनसंख्या वितरण हो या घनत्व हो, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक लगभग समान रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर सकूं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन स्तर हो, चाहे वो बोर्ड पैटर्न के स्तर पर चर्चा कर रहे हों, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को समझने के पश्चात ये ध्यान में आता है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो मानव के बसाव को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ कारक होते हैं जो जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करते हैं। और उसमें जो पहला कारक है वो है भौतिक कारक। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर वन बाय वन हम चर्चा करेंगे भौतिक कारक। और भौतिक कारक में सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की, यानी कि लोकेशन या सिचुएशन कि कहाँ किस तरह की स्थिति है और कहाँ किस प्रकार की जनसंख्या वहाँ या घनत्व या वितरण वहाँ निवास करता है। तो जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी देश, किसी भी विश्व महाद्वीप पर उसकी स्थिति किस प्रकार की है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। तो ये फैक्टर जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लगभग 0 डिग्री से लेकर विषुवत रेखा से लेकर लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास का जो रीजन होता है, यहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा वर्ष भर होती है, इसलिए यहाँ घने जंगल और जल का एकत्रण बहुत अधिक होता है। तो यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है, जंगली वनस्पति पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या जो निवास करती है वो सबसे कम करती है। ठीक उसी प्रकार से हम मरुस्थलों की बात करें तो मरुस्थल भी क्षेत्र इस प्रकार से हैं। और या फिर हम लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाएं तो जनसंख्या बहुत कम हो जाती है या वो स्थिति नहीं बन पाती जहां पर जनसंख्या निवास कर सके या घनत्व वहां पर देखा जाए। तो मोस्टली जनसंख्या जो है वो मैदानी क्षेत्रों में और साथ ही साथ समशीतोष्ण या शीतोष्ण जो रीजन होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। तो जहाँ क्षेत्र मैदान के रूप में है या ढाल, लेकिन किस प्रकार का हो, मंद, यानी कि तीव्र ढाल नहीं होना चाहिए, यानी तीव्र ढाल होता है तो एक प्रकार से पर्वत ही होता है। तो पर्वतों पर जनसंख्या निवास नहीं करती दोस्तों। तो जनसंख्या निवास कहाँ करती है? समतल मैदानों में और या फिर मंद ढालों पर जनसंख्या निवास करती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं।
तो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहाँ प्रॉपर वे में परिवहन नहीं बन पाता है, परिवहन के क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाते। वहाँ मात्र एक सड़क परिवहन ही रहता है। रेल परिवहन कुछ क्षेत्रों तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद यदि दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, सकड़े रास्ते हैं, और यदि वहाँ रास्ता नहीं निकल पाता है किसी भी कारण से, तो वहाँ ट्रेन यानी रेल परिवहन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फिर वहाँ केवल बस या फिर यूँ कहें सड़क परिवहन ही बनाया जा सकता है। इसलिए प्रारंभ से कृषि और अधिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। इसलिए प्रारंभ से जो कृषि और औद्योगिक विकास जो हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में ये पर्वतीय प्रदेश या पहाड़ी प्रदेश पॉसिबल नहीं होते कि वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बन पाए। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ मैदान अधिक होंगे, मैदानी क्षेत्र अधिक होगा, वहाँ जनसंख्या निवास अधिक करती है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, यानी वहाँ की स्थिति किस प्रकार की है। नंबर 2, जल की उपलब्धता, यानी जल किस प्रकार से है उसकी हम चर्चा करते हैं। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होगा, लोग वहीं पे बसना चाहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जल होगा, पीने योग्य जल, कृषि के लिए योग्य जल, ठीक है। पशुपालन हम वहाँ पालते हैं, तो पशुओं के लिए जल होना जरूरी है। और जल विद्युत, जिस प्रकार से जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रचलन बढ़ा है, तो फिर हमें नदियों के द्वारा, ठीक है, स्वच्छ जल, स्वच्छ पेयजल हमें मिलना चाहिए। इसलिए जहाँ जल की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और यूँ देख लीजिए कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उनकी प्रथम जो प्राथमिकता है वो तो है भोजन और आवास। जैसा हम कहते हैं कि भोजन, आवास और कपड़ा, ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अब पानी भी यानी जल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और या फिर यूँ लीजिए कि भोजन की हम चर्चा करें, भोजन की बात करें, तो भोजन क्या है? भोजन जो सब्जियां वगैरह होती है, ठीक है, वेजिटेरियन जो पूरा आइटम होता है, वो बिना जल के पॉसिबल नहीं है। खेती के लिए भी जल चाहिए, सब्जी बनाने के लिए भी जल चाहिए। तो जल की आवश्यकता बहुत अहम हो जाती है। इसलिए जहाँ जल अधिक होगा, वहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। और यदि आप दोस्तों इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की नज़र से हम देखें इसको, तो इतिहास की नज़र से आप देखें कि नील नदी घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी। वहाँ दजला फरात 2 नदियाँ थी। नील सभ्यता में नील नदी प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण थी। तो जितनी भी सभ्यताएँ आज से वर्तमान से यदि हम भूतकाल में जाएं, तो ईसा पूर्व जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, वो सभी सभ्यताएं नील नदी के पास ही थी। वह सभी जो सभ्यताएं थी, वो सभी नदी घाटियों के पास थी, चाहे वो नील नदी की हो, सिंधु नदी की हो, मेसोपोटामिया की हो, यांगटीसी की यांग सभ्यता हो। तो ये कारण क्या था रहा कि जहाँ नदियाँ थी वहाँ पानी था, जल था, और जो जल होगा वहाँ जनसंख्या निवास करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट है जलवायु कि क्लाइमेट रीजन किस प्रकार से किसी जनसंख्या के बसाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु, अति उष्ण यानी बहुत अधिक गर्मी होती है जहाँ जिस क्षेत्र में, तथा ठंडे मरुस्थल जैसे गोबी का मरुस्थल, साइबेरिया का रीजन, साइबेरिया मरुस्थल रीजन, ठीक है, टुंड्रा रीजन, यहाँ पे ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन कैसा? ठंडा रीजन है। तो यहाँ विषम जलवायु होती है जो कि मानव के बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, ठीक है। बहुत अधिक ठंड रहती है, बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र रहते हैं, सूर्य की किरणें इतनी नहीं आ पाती, या उतना तापमान नहीं हो पाता, या उतना वहाँ पर इस तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती कि मानव वहाँ पर रह सके। इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उष्ण प्रदेश और ठंडे मरुस्थलों में जनसंख्या निवास नहीं करती, मानव के बसाव के हुए क्षेत्र नहीं हो पाते। अधिक वर्षा तथा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती। जहाँ अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर भी जनसंख्या निवास नहीं करती। उसका कारण क्या है? प्रतिदिन वहाँ वर्षा होती है तो वनस्पति होती है, तो वनस्पति का बहुत अधिक आवरण वहाँ देखने को मिलता है,
ठीक है, जंगली वनस्पति होती है। जहाँ वनस्पति होगी पानी का जल का आवरण अधिक होगा, इसका मतलब वहाँ जीव जंतु भी अधिक होंगे, चाहे वो जल के जीव जंतु हो या पेड़ पौधे पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु हो। ऐसी स्थिति में वहाँ जीव जंतु भी अधिक आपको देखने को मिल सकते हैं। विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जो विषम जलवायु क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या कम है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा या इस तरह का जो रीज़न हमें देखने को मिलता है वहाँ जनसंख्या कम, या फिर जलवायु अच्छी हो तो वह जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। फिर है मृदा। मृदा का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर क्षेत्र में मृदा अलग अलग होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उपजाऊ मृदा। यदि उपजाऊ मृदा होगी तो वहाँ जनसंख्या निवास कर सकती है, क्योंकि जनसंख्या जहाँ निवास करेगी वह अपने उदर पूर्ति के लिए, भोजन तैयार करने के लिए कृषि कार्य करेगी, और कृषि उसी क्षेत्र में होगी जहाँ मृदा कैसी है, उपजाऊ है। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। तो जहाँ गहन कृषि करनी हो वहाँ पे इस प्रकार की मृदा का आवश्यकता होती है, उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का हम प्रयोग में ला सकें। नेक्स्ट है आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक में सबसे इम्पोर्टेंट है खनिज। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक कारक किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्थिक कारक किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खनिज क्यों महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करते हैं। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार सब उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जो खनन की और औद्योगिक गतिविधियां अब देखिए दोस्तों, नगरीकरण में क्या होता है, नगरीय जो क्षेत्र होता है यहाँ पर सर्वाधिक जो सुविधाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। और यदि सुविधाएं होती हैं तो सुविधाएं होने के कारण गांवों के जो युवा लोग होते हैं, लोग होते हैं, वह गांवों से रोज़गार पाने के लिए शहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, इनके लिए फिर शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, शिक्षा के लिए बाहर निकल सकते हैं, या चिकित्सा सुविधाएं जो होती है वो गांवों में इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं होती, तो ये फिर शहरों की तरफ आते हैं, ठीक है। परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो भी गांवों में प्रॉपर नहीं होते हैं, शहरों में प्रॉपर होते हैं। तो यहाँ फिर नगरीकरण यानी नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, और नगरों में जब जनसंख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे वहाँ पर जो जनघनत्व है वो भी देखने को मिलता है। अच्छी नगरीय सुविधाएं और नगरीय जीवन आकर्षण करता है। तो गांवों से जो युवा है जो शिक्षा के लिए या चिकित्सा के क्षेत्र में या रोज़गार पाने के लिए या विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं जो गांवों में नहीं होती, ठीक है, तो उन्हें शहरों में मिलती हैं, तो फिर वो नगर की तरफ आते हैं। तो इस कारण नगरीकरण बढ़ता जाता है। तो ये एक इसका प्रमुख कारण भी होता है। उसके देखें तो औद्योगिकरण कैसे हो दोस्तों, उद्योगों में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनकी हम इकाइयाँ स्थापित करते हैं, और उनकी जब इकाइयाँ स्थापित करते हैं तो श्रमिक जो होते हैं वे काफ़ी काफ़ी दूरी ट्रैवल करके आते हैं, और फिर उसके बाद वह यहाँ पर उद्योग में लग जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है तो ये लोग अपने परिवार के साथ में स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो ये भी जनघनत्व को बढ़ाता है या प्रभावित करता है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, ये सब एक साथ, अध्यापक, ये अन्य सेवाएं जो भी होती हैं उनमें देने वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, और फिर जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है, और ये इन्हें डायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण ये सघन बसा हुआ रीजन है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण होता है।
जैसे इसमें हम देखें जो दोस्तों, जैसे कोई पर्यटक स्थल बनता है, ठीक है, कोई मंदिर मस्जिद कोई फेमस होता है, तो वहाँ पर भी ये पर्यटन के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं और जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखें हम तो यूपी में अभी आपने देखा कुछ दिनों चर्चा में रहा कि राम मंदिर को लेकर, ठीक है, अयोध्या में, तो जैसे जैसे वो निर्माण होता जाएगा उसका, और जब वह एक पूरा निर्माण हो जाएगा और वहाँ पर्यटकों के लिए उसको खोल दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पर विशेषकर जो जनघनत्व है वो बढ़ता चला जाएगा, आसपास का जो क्षेत्र होगा वो बढ़ जाएगा और वहाँ जनसंख्या और अधिक निवास करना शुरू हो कर देगी। तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। संस्कृति का भी मेल जोल इसमें देखने को मिलता है। संस्कृति जैसे अलग अलग लोग, भारत में अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की संस्कृति विद्यमान है। सभी संस्कृति के लोग अलग अलग अपने तीज त्यौहार बनाते हैं, तो उससे भी जनसंख्या घनत्व प्रभावित होती है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति बनी रहती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चले जाने के लिए प्रोत्साहन भी देती है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनके कारण जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। तो ये सभी पॉइंट जो थे वो इम्पोर्टेंट है, और जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें या फिर हम इसके वितरण की बात करें, लगभग सभी यही पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं। प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, या तो वितरण पे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर घनत्व पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे जनसंख्या वृद्धि के साथ। जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्यों होती है और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।